हेलो दोस्तों पिछली कक्षा में हम लोगों ने यूपी टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित राजस्थानी शैली के अंतर्गत ढूढ़ाड़ शैली पे चर्चा किया था। ढूढ़ाड़ शैली में हम लोगों ने ढूढ़ाड़ शैली के बारे में पढ़ा और ढूढ़ाड़ शैली की जो प्रमुख उपशैलियां हैं हमने उस पर भी चर्चा की थी। पहली उपशैली हमने कल उठाया था, कौन सा? जयपुर शैली। तो नमस्कार, आपका अपने चैनल पूर्वांचल के क्लासेस पे मैं राहुल सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि परीक्षा की घड़ी अब करीब धीरे धीरे आ रही है। बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं बचा हुआ है। ये 48 नंबर की क्लास होगी हमारी कला विषय से संबंधित। दोस्तों बने रहिएगा और ध्यान दीजिएगा कि ये जो जयपुर शैली हमने कल पढ़ा था, कल की कक्षा में जयपुर शैली के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि कुछ राजाओं का बड़ा प्रमुख योगदान रहा इस शैली के विकसित करने में, इस शैली को आगे ले जाने में बड़ा ही योगदान रहा कुछ राजाओं का। हम लोगों ने सवाई राजा मिर्जा जयसिंह तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे ईश्वरी सिंह। सवाई राजा ईश्वरी सिंह के बारे में हमको पढ़ना है कि सवाई ईश्वरी सिंह ने कौन सी कला, मतलब इस कला में राजस्थानी शैली के अंतर्गत आने वाली ढूढ़ाड़ शैली में अपना कौन सा योगदान दिया। तो दोस्तों देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं कौन सी शैली? राजस्थानी शैली। कौन सी? राजस्थानी शैली। हम लोग राजस्थानी शैली पे चर्चा कर रहे हैं। राजस्थानी शैली के अंतर्गत इसका एक प्रकार है ढूढ़ाड़ शैली। ढूढ़ाड़ शैली। इस ढूढ़ाड़ शैली के अंतर्गत कुछ अन्य उपशैलियां हैं जिसपे हम लोगों ने चर्चा किया था। हम लोग पिछली कक्षा में दोस्तों जयपुर शैली पे चर्चा कर रहे थे। किस शैली पे? जयपुर शैली पे। आइए देखिए क्या इसमें हमको पढ़ना है अभी आगे, कौन सा पॉइंट, कौन सा महत्वपूर्ण तथ्य हमारे लिए अभी बचा है इस शैली के अंतर्गत। तो दोस्तों हम लोगों ने कल की क्लास में जहां तक देखा था उसी के आगे आज हमारा अगला बिंदु होगा राजा सवाई ईश्वरी सिंह। सवाई ईश्वरी सिंह, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई कला के क्षेत्र में जो राजस्थानी शैली है, इस राजस्थानी शैली में इस राजा सवाई ईश्वरी सिंह का क्या योगदान रहा है। आइए जानते हैं। ये जो सवाई ईश्वरी सिंह है दोस्तों, इसके समय में एक लाल नाम का चित्रकार हुआ करता था जो कि बहुत महत्वपूर्ण चित्रकार है, बहुत विख्यात, बहुत प्रसिद्ध चित्रकार है, जिसका नाम लाल हुआ करता था। यह जो इस सवाई ईश्वरी सिंह के समय में लाल नामक चित्रकार हुआ करता था, यह पशु पक्षियों के लड़ाई वाला चित्र बनाने में एकदम एक प्रकार से कह लीजिए सिद्धहस्त था, बहुत ही बेहतरीन था। कैसे चित्र बनाने में? पशु पक्षियों के लड़ाई वाले चित्र। यह जो है पशु पक्षियों के लड़ाई वाला दृश्य चित्रित करने में सिद्धहस्त था। यानी कुल मिला जुला के कहा जा सकता है कि ये जो ईश्वरी सिंह के समय में एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार लाल नाम का हुआ करता था, वह पशु पक्षियों के चित्रण करने में या पशु पक्षियों की लड़ाई करने वाला जो चित्र होता था उसको अंकित करने में बहुत अच्छा इसका जो है पकड़ थी, बहुत सिद्धहस्त था। दोस्तों आप देखेंगे कि इसी के समय में एक और महत्वपूर्ण नाम आता है चित्रकार का, जिसका नाम है साहिब राम। इसी के समय में साहिब राम नाम का एक चित्रकार हुआ। क्या नाम से? साहिब राम। यह भी नाम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, साहिब राम का, इसको भी याद रखिएगा। जो दोस्तों साहिब राम नाम का जो चित्रकार हुआ, इस साहिब राम ने ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र भी बनाया। इसने ईश्वरी सिंह का बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा हो रही है। ईश्वरी सिंह का
आदमकद चित्र बनाया। किसने? यही जो चित्रकार है साहिब राम, इसने क्या किया, ईश्वरी सिंह के आदमकद चित्र बनाया। और किससे बनाया भाई आदमकद चित्र? चंद्र रस से बनाया। आदमकद चित्र चंद्र रस से बनाया था। यह भी बात याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है आप लोगों के लिए दोस्तों कि साहिब राम ने ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया। किससे? चंद्र रस से बनाया। और इसी के दरबार में यह रहता था। किसके दरबार में? ईश्वरी सिंह के दरबार में रहता था यह। इसी के संरक्षण में, इसी के समय में चीरहरण नामक बहुत प्रसिद्ध चित्र है। चीरहरण नामक चित्र इसी के संरक्षण में बना, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है। कौन सा? चीरहरण। बस इसके बारे में, ईश्वरी सिंह के बारे में इतना ही जानना था। अब हम बात कर लेते हैं सवाई राजा माधव सिंह के बारे में। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा हो रही है, इसलिए आप एकदम ध्यान बनाए रखिए और जो बात एकदम अच्छी लगे उसको टोंगम गठिया लीजिए, ऑफिस एकदम स्कैन कर भैया लोग देखिएगा। सवाई राजा माधव सिंह, सवाई राजा माधव सिंह का इस शैली के अंतर्गत, जयपुर शैली में जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो जयपुर का राजा हुआ करता था कभी सवाई राजा माधव सिंह, यह सवाई राजा माधव सिंह का दोस्तों इस शैली में, इस चित्रकला में क्या योगदान रहा है, जरा आइए देखते हैं। तो अगर कहा जाए सवाई राजा माधव सिंह के समय में, आप देखेंगे इसके समय में सिसोदिया, इसके समय में सिसोदिया रानी का महल बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, एकदम ध्यान से देखिएगा। इसमें आप गलता के मंदिरों, और आप देखेंगे गलता के मंदिरों के साथ साथ चंद्र महल के भित्ति चित्रों, गलता के मंदिरों, साथ ही साथ आप देखेंगे चंद्र महल के भित्तियों पर, चंद्रमहल के भित्तियों पर भी चित्रकारी करने का काम हुआ। किसके समय में? इसी सवाई राजा माधव सिंह के समय में। सवाई राजा माधव सिंह के समय में सिसोदिया रानी का महल, गलता के मंदिरों तथा चंद्रमहल के भित्तियों पर चित्रण करने का काम हुआ। किसके काल में हुआ? सवाई राजा माधव सिंह के काल में हुआ। आप देखेंगे कि मणिकुट्टम प्रवृत्ति का भी इसने बढ़ावा दिया। किसने? ये सवाई राजा माधव सिंह मणिकुट्टम प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। किसने भैया? यही राजा माधव सिंह। मणिकुट्टम पद्धति का मतलब है, मणिकुट्टम प्रवृत्ति का मतलब है, इसका शाब्दिक अर्थ होगा कि चित्रों में जो रंग योजना थी उसमें सोने चांदी अर्थात हीरा जवाहरात, जो भी सोने चांदी के हीरे जवाहरात के अंतर्गत आते हैं, सबकी जड़ावट की जाती थी, सबको सजाया जाता था, इसी को मणिकुट्टम कहा जाता है। यह बात याद रखिएगा। इसके बारे हम बात कर लेते हैं, इसके बारे में इतना ही हमको पढ़ना है। अब हम बात कर लेते हैं राजा पृथ्वी सिंह के बारे में। किस राजा के बारे में? आइए देखिएगा। राजा पृथ्वी सिंह, ध्यान दीजिएगा, यह भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। राजा पृथ्वी सिंह के बारे में अगर कहा जाए तो इसके समय में हीरानंद व त्रिलोक नामक दो बहुत बेहतरीन चित्रकार हुआ करते थे। हीरानंद इसके समय में दोस्तों, राजा पृथ्वी सिंह के समय में हीरानंद और
त्रिलोक नामक प्रसिद्ध चित्रकार हुआ करते थे। किसके समय में? हीरानंद और त्रिलोक नामक प्रसिद्ध चित्रकार हुआ करते थे। तो यह दोस्तों आपके सवाई राजा माधव सिंह के समय में ये हीरानंद और हीरानंद के साथ साथ ये त्रिलोक है, ये दोनों चित्रकार इसी पृथ्वी सिंह के समय में रहा करते थे। और इन्हीं दोनों चित्रकारों ने मिलकर दोस्तों इस राजा पृथ्वी सिंह का आदम कद या व्यक्ति चित्र कह लीजिए, कद चित्र बनाने का काम किया। किसने? यही जो हीरानंद और त्रिलोक हैं, इन्हीं लोगों ने इस पृथ्वी सिंह के आदम कद चित्र बनाने का काम किया। बस दोस्तों इसके बारे में हमको इतना ही जानना था। आगे देखते हैं अगला राजा कौन हमको पढ़ना है, किस शासक के बारे में। एक बहुत महत्वपूर्ण नाम आता है आपके सामने, सवाई प्रताप सिंह। राजा सवाई प्रताप सिंह, ध्यान दीजिएगा, सवाई बहुत महत्वपूर्ण नाम है ये, सवाई प्रताप सिंह। अगर हम सवाई प्रताप सिंह की बात कर लें तो 1719 इसका जो टाइम पीरियड रहा है सवाई प्रताप सिंह का, आप देखेंगे 1779 से 1803 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड रहा है। किसका? इस सवाई प्रताप सिंह का। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा हो रही है, आप एकदम बने रहिएगा। आपको कहीं क्लास को छोड़कर जाना नहीं है, स्किप नहीं करना। आप स्किप कर देंगे क्लास को, ये मान के चलिए कि आपने परीक्षा में क्वेश्चन को स्किप कर दिया। जिस प्रश्न से आपका सिलेक्शन होने वाला था उस प्रश्न को आपने स्किप कर दिया। इसलिए मैं बार बार आपसे विनती कर रहा हूं कि एक एक बिंदु पर, एक एक शब्द पर बहुत ध्यान से चर्चा कर रहे हैं आपके सामने, बहुत ध्यान से देखिएगा। आप देखेंगे ये जो सवाई प्रताप सिंह है, राजा सवाई प्रताप सिंह, जिसका टाइम पीरियड 1779 से 1803 ईस्वी के मध्य रहा। आप देखेंगे कि इसके समय में, सवाई प्रताप सिंह के समय में, ये जो जयपुर शैली है, यह आप देखेंगे कि बहुत एकदम शुद्ध रूप अपना ले लेती है। यानी जयपुर शैली अपना शुद्ध रूप व शुद्ध स्वरूप किसके समय में उभर कर लेकर आती है सबके सामने? इसी सवाई प्रताप सिंह के समय में। और इसी के समय में यह शैली अपने चरम पर पहुंचती है। चरम पर किसके समय में? इसी सवाई प्रताप सिंह के समय में ये जो जयपुर शैली है दोस्तों, यह अपने चरम को प्राप्त करती है। यह बात को याद रखिएगा। आप देखेंगे कि ये जो सवाई प्रताप सिंह था, यह मनोरंजन का बहुत मनोरंजन करता था, इतना मस्ती करता था जगह का नो हिसाब है ना। ये देखेंगे कि वर्णन मिलता है कि ये जो सवाई प्रताप सिंह है, यह कृष्ण भगवान का वेशभूष धारण कर लेता था। किसका? कृष्ण भगवान का वेशभूष धारण कर लेता था, कपड़ा लत्ता वैसे पहन के। और इसकी जो रखैल हुआ करती थी और इसकी जो दासियां हुआ करती थी, उन दोनों को गोपियों का वेशभूषा पहनाकर उनके साथ नृत्य करने का काम करता था। कौन? यही सवाई प्रताप सिंह। ऐसा भी चित्रण हुआ है, इस प्रकार के भी चित्र पाए गए हैं। दोस्तों ये जो प्रताप सिंह है, यह स्वयं में एक अच्छा चित्रकार था तथा यह वैष्णव भक्त था। कौन? यही सवाई प्रताप सिंह स्वयं में एक अच्छा चित्रकार होने के साथ साथ यह जो है क्या था, आप देखेंगे कि यह एक बहुत ही प्यारा ग्रंथ है, बहुत ही अच्छी रचना है ब्रज निधि की। क्या है? ब्रज निधि। ये ब्रजनिधि नामक ग्रंथ जो है, इसके रचयिता यही है। कौन? सवाई प्रताप सिंह। इसको भी याद रखिएगा। आप देखेंगे कि यह तो स्वयं में चित्रकार था ही, स्वयं में चित्रकार होने के साथ साथ यह वैष्णव भक्त भी था। और वैष्णव भक्त के साथ साथ इसने एक बहुत ही अच्छी रचना रची जिसका नाम है ब्रज निधि। ब्रज निधि ग्रंथ की रचना करने वाला शासक यही जयपुर का क्षेत्र का रहने वाला शासक जिसका नाम था सवाई प्रताप सिंह। दोस्तों इसको एकदम आखिर पुतलिया से स्कैन कर हमारे भैया लोग, एकदम टोंगम गठियाल। आप देखेंगे इसके समय में जो है सवाई प्रताप सिंह के समय में कृष्ण लीला विषयक बहुत सारे चित्र बने। कृष्ण लीला
विषयक बहुत चित्र बने। किसके समय में? इसी सवाई प्रताप सिंह के समय में दोस्तों कृष्णलीला विषयक बहुत सारे चित्र बने। जैसे आप देख सकते हैं कि भागवत पुराण हो, भगवत पुराण, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा सप्तशती, आपका कृष्णलीला, कृष्णलीला। आप देखेंगे कि इस सवाई प्रताप सिंह के समय में भगवत पुराण, दुर्गा सप्तशती, कृष्णलीला आदि से संबंधित बहुत सारे चित्र मिले हैं, बहुत सारे चित्र अंकित किए गए हैं। किसके समय में प्यारे दोस्तों? इसी सवाई प्रताप सिंह के समय में इन विषयों के बहुत सारे चित्र बने हुए हैं। आप देखेंगे कि इसके समय में भी मणिकुट्टम प्रवृत्ति का जो है प्रकार से बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया, बढ़ावा मिला कि चित्रों में या भित्त चित्र हो या भित्त चित्र भी बने हैं, भित्त चित्रों के साथ साथ चित्रों में सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात की जड़ावट होती थी। उसी को मणिकुट्टम प्रवृत्ति कहा जाता है दोस्तों। तो इसके समय में मणिकुट्टम प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला। किसके समय में? सवाई प्रताप सिंह के समय में। अब हम बात कर लेते हैं सवाई जगत सिंह द्वितीय के बारे में। दोस्तों इसके बारे में, प्रताप सिंह के बारे में हमको इतना ही पढ़ना था, इतना हमारे लिए बहुत पर्याप्त होगा। आइए देखते हैं अगला है, अगला नाम आता है सवाई जगत सिंह द्वितीय। क्या नाम है? सवाई सवाई जगत सिंह द्वितीय। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो सवाई जगत सिंह द्वितीय था दोस्तों, प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि पद्माकर, प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि, रत्नाकर नहीं भाई, पद्माकर, ध्यान दीजिएगा। प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि पद्माकर, इसी के समय में दोस्तों बहुत अच्छा कवि हुआ एक, जिसका नाम है पद्माकर, जो कि रीतिकाल का कवि था। वह किसके समय में था? इसी सवाई जगत सिंह द्वितीय के समय में था। यही जो रीतिकालीन कवि पद्माकर है, इसी ने जगद जगद विनोद जगद विनोद नामक पुस्तक की रचना की थी। किसने? यही जो रीतिकालीन प्रसिद्ध कवि सवाई जगत सिंह द्वितीय के समय में रहता था पद्माकर, इसी ने जगत विनोद नामक पुस्तक की रचना की। और आप देखेंगे कहीं ना कहीं इसके बाद यह जो जयपुर शैली है मेरे प्यारे भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं, इसी के बाद जयपुर शैली फोटोग्राफी तथा कंपनी शैली के एक प्रकार से प्रभाव में आ जाती है। ठीक उसके बाद धीरे धीरे इस शैली का पतन हो जाता है, यह शैली अपने अस्तित्व को खोने लगती है। ध्यान दीजिएगा। अगला नाम है सवाई राजा राम सिंह। आइए हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इनके भी बारे में, सवाई राजा राम सिंह के बारे में। सवाई राम सिंह, इनके भी बारे में दो लाइन महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि जयपुर शैली में या जयपुर में इसका क्या योगदान रहा है सवाई राम सिंह का। अगर हम बात कर ले इसके टाइम पीरियड की दोस्तों, तो 1835 से लेकर 1900 ईस्वी के मध्य इसका टाइम पीरियड रहा। किसका? इस सवाई राम सिंह का। आप देखेंगे कि इसे जयपुर में जो सवाई राजा राम सिंह है, इसने जयपुर में आप देखेंगे कि स्कूल महाराजा स्कूल
ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण लाइन आपके सामने लिखा गया है कि महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना करने का श्रेय इसी सवाई राम सिंह को जाता है। इबतिया अखिया कुतरिया से हमारे भैया लोग स्कैन कैला कि जयपुर में, कहां पे, जयपुर में जयपुर में सवाई राम सिंह ने, जिसका टाइम पीरियड 1835 से 1900 ईस्वी के मध्य रहा, इसने जयपुर में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना की। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, जयपुर में इसने स्थापना की महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की। आप देखेंगे जयपुर को अगर गुलाबी रंग देने का भी किसी ने काम किया तो यही राजा राम सिंह है। जयपुर को गुलाबी रंग देने का काम इसी ने किया। किसने? यही राजा राम सिंह है, जिसने जयपुर शहर को गुलाबी रंग देने का काम किया। उसके बाद जयपुर को आज के डेट में पिंक सिटी भी कहा जाता है। इसी का सबसे बड़ा योगदान है गुलाबी रंग देने का जयपुर शहर को, जयपुर नगर को, इसी राम सिंह का योगदान है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना जयपुर में भी स्थापित करने का श्रेय मेरे प्यारे भाइयों बहनों इसी सवाई राम सिंह को जाता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। आप देखेंगे कि इसने तो गुलाबी रंगों का जो है योगदान दिया, इस नगर की जो है रंगाई पुताई हुई उससे बहुत बढ़िया एकदम पिंक सिटी कहा जा रहा है। आप देखेंगे कि इसके अंतर्गत इस शैली में नारी आकृतियां जो बनी वह बड़ी लाजवाब बनी। नारी आकृतियों में आप देखेंगे दोस्तों, इसके समय में काली केश राशि, जो नारी आकृतियां, महिला की जो आकृतियां बनती थी उसमें जो होता था काली एकदम जो केश राशि यानी बाल होते थे लंबे और एकदम काले हुआ करते थे। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि मीनाकृत नेत्र, जो नेत्र होता था मीना के आकार का होता था, मीनाकृत नेत्र, लालिमा लिए अधर, पतले कट प्रदेश पर लटकी बेड़, अच्छा बेड़ों की बेड़ी के साथ साथ पैरों में पायल के साथ साथ पैरों में जूतियां सहित अंकित की गई है। यह बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है इस जयपुर शैली के बारे में। दोस्तों आंखें मीनाकृत होती थी, लंबी काली केश राशि होती थी। आप देखेंगे इसके साथ साथ इसमें जो है लालिमा लिए अधर होते थे, लालिमा लिए अधर के साथ साथ पतले कट प्रदेश के लगे बेड़ी वाले और पैरों में जूतियों के साथ साथ पैरों में पायल सहित आकृतियों में अंकन मिलता है। किस शैली में? इसी जयपुर शैली में यह उसकी प्रमुख विशेषताओं में आती है। और अगर आप बात कर लेंगे, जैसे ये तो नारी आकृतियों की विशेषता हो गई, आप बात कर ले पुरुष आकृतियों में, तो पुरुष आकृतियों में देखेंगे दोस्तों कि एकदम गठीले बदन वाले पुरुष बनाए जाते थे। गठीले बदन वाले पुरुष के साथ साथ इसकी पगड़ी बांधने की जो प्रक्रिया थी, पगड़ी बांधने का जो कार्यक्रम था इनका बहुत तगड़ा चलता था। बिना पगड़ी वाला चित्र कम ही मिला है। पगड़ी वाले यानी ये जो पगड़ी धारण किया हुआ चित्र मानव आकृतियों में, पुरुष की आकृतियों में बनाया गया है पगड़ी, यह एक प्रमुख विशेषता इस शैली की है। पगड़ी युक्त सिर जो होता था इस शैली की एक प्रमुख विशेषताओं में से एक है। इसलिए बार बार कह रहे हैं कि दोस्तों अगर रंग योजना की बात हम कर लें इस शैली के बारे में, इसमें हरे रंग का तो प्रयोग हुआ है बहुत ज्यादा। हरे रंग के साथ साथ आप देखेंगे पीले और नीले रंग का भी प्रयोग हुआ है। इसमें पीले और नीले रंग का भी प्रभाव दिखाई देता है। मुगल प्रभाव के कारण छाया और प्रकाश का भी प्रभाव इस शैली में, जयपुर शैली में दिखाई देता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, मुगल प्रभाव के कारण छाया और प्रकाश का भी प्रभाव इस शैली में दिखाई देता है। अच्छा, इसके साथ साथ आप देखेंगे कि चित्र बहुत सरल और सहज बनाए गए हैं। और चित्र सरल बनाए जाने के साथ साथ एकदम आप देखेंगे कि जो चित्र का तल है उसमें विभाजन नहीं हुआ है।
चित्र तो सरल बने हैं लेकिन उसके तल में किसी भी प्रकार का कोई विभाजन नहीं मिलता है, यह भी बात याद रखिएगा इस जयपुर शैली के बारे में। आप देखेंगे कि चित्रों में रेखांकन जो हुआ है बड़ा ही प्रभाव युक्त है। इन जयपुर शैली में चित्रों का जो रेखांकन हुआ है बड़ा ही प्रभाव युक्त तथा स्वाभाविकता लिए हुए हैं। यह भी बात याद रखिएगा कि जो इस शैली के जयपुर शैली के अंतर्गत चित्रों में जो रेखांकन हुआ है वह बड़ा ही प्रभाव युक्त है, बड़ा ही प्रभाव युक्त के साथ दिखाया गया, जो कि बड़ी पूरी तरह से स्वाभाविकता लिए हुए दिखाई देता है। यह भी बात दोस्तों याद रखिएगा इसके बारे में, इस जयपुर शैली के बारे में। आप देखेंगे कि इन चित्रों में मुगल प्रभाव बड़ा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। किन चित्रों में? जयपुर शैली के चित्रों में छाया प्रकाश का भी प्रभाव मुगल शैली की देन है, और मुगल शैली का ही प्रभाव इस जयपुर शैली में आप देखेंगे कि बेल बूटे का भी प्रयोग किया गया है। चित्रों में आकृतियों में बेल बूटे भी बनाए गए हैं। बेल बूटों के साथ साथ आप देखेंगे हाशिए का भी बड़ा सुंदर प्रयोग हुआ है इस जयपुर शैली में। यह भी एक बात अगर कुल मिला जुला के कहा जाए कि जयपुर शैली परिश्रय साध्य, ये जो जयपुर शैली है यह कुल मिला जुला के कहा जा सकता है परिश्रय साध्य तथा प्रौढ़, परिश्रय साध्य तथा प्रौढ़ साधना से एकदम पूरी तरह संपन्न है। यह बात याद रखिएगा इस जयपुर शैली के बारे में। लेकिन थोड़ी सी कमी दिखाई देती है कि स्वतंत्र कल्पना की जो कमी है वह स्पष्ट रूप से झलकती है किस शैली में? इसी दोस्तों जयपुर शैली में। अब आगे की टॉपिक में इसी के अंतर्गत दोस्तों कल की कक्षा में हम इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख चित्रकार और चित्र